तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावेश। तो आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियंस के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सुश्रुत और चरक एंड चरका। तो ये एरर आ रहा, थोड़ा कैप्स लॉक इज ऑन, इस पर थोड़ा अवॉइड करिए। ये सुश्रुत लिखा है, सुश्रुत, एंड ये चरका। तो अभी हम पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट अथर्ववेद deals with the medicines, diseases and their treatment. Later, two famous workers in medicines were Sushrut and Charaka. तो आपने पढ़ा होगा जो अथर्ववेद था वो किसके लिए होता था? मेडिसिन के लिए होता है। आपका जो डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टरी जो करता है तो उसे अथर्ववेद सिखाते हैं। कि आप देखिए, पहले की क्लासेस होती थी और 1 और 2 की, उनमें आपको कुछ नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ यही पढ़ाते थे अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ाते थे। तो उनमें से एक है आपका अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं, उनमें से एक है अथर्ववेद। तो उन चारों के नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन अथर्ववेद पता है। तो कौन थे वो फेमस वर्कर जिन्होंने मेडिसिन और डिसीज़ के बारे में वो फेमस हुए थे उस ज़माने में? वो थे सुश्रुत एंड चरक। तो ये सब बहुत फेमस थे, सुश्रुत एंड चरक। और ये अब हम इसके आगे भी पढ़ते हैं कि ये कौन थे। सबसे पहले सुश्रुत। तो अभी सुश्रुत, ये देखिए सुश्रुत की मूर्ति ऐसी है, सुश्रुत की मूर्ति। Shrut is called the father of plastic surgery. He was an expert in removing stone from kidney, treating fracture and perform eye operation to remove cataract. तो ये सुश्रुत थे। इन्हें क्या कहा जाता था? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता था। अब ये भी देखिए प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है। तो प्लास्टिक सर्जरी होती है जिसकी आपको कहीं पे बर्न कर गया, जैसे कि माथा आपका बर्न हो गया, जल गया, तो वो स्किन होती है आपकी निकल जाएगी, फिर उससे ब्लडिंग होने लगेगी। इसके लिए क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी होती है। वो क्या करते हैं, जहाँ की वो स्किन मैच करती है अपने शरीर की स्किन से, वहाँ से स्किन निकालते। जैसे कि आपकी हाथ की स्किन माथे से मैच कर रही है, तो आपकी हाथ की स्किन निकालेंगे, हल्का सा निकालेंगे और इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे माथे पे जहाँ से बर्न किया है, तो उससे वो सही हो जाता है। तो आपकी प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा होता है। वो उसके एक्सपर्ट थे। और ये किस में एक्सपर्ट थे? रिमूविंग स्टोन फ्रॉम किडनी। जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं ना, उसको निकालने में भी एक्सपर्ट थे। और ट्रीटिंग फ्रैक्चर भी अच्छे से ट्रीट करते थे। एंड परफॉर्मिंग आई ऑपरेशन टू रिमूव कैटरैक्ट। और एक कैटरैक्ट भी एक बीमारी होती है जिसे मोती निबंध बोलते हैं, ऐसा ही कुछ नाम था, हिंदी में ऐसा ही कुछ बोलते हैं। एक कैटरैक्ट बीमारी होती है, आँखों में हो जाता है, उससे धुंधला दिखता है। ये ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को होता है, 60 एज से ऊपर के। तो ये तो आपका चरक के बारे में, मतलब सुश्रुत के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे चरक के बारे में। तो आपके जो चरक के थे वो क्या है? चरक डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट फॉर मैनी डिसीजेज. He described in detail the various stages through which food passes before being fully digested. तो चरका से एक तरह से अथर्ववेद पढ़ाते थे, लेकिन ये उनको ट्रीट भी करते थे, इसलिए वैद डॉक्टर ही समझिए। तो चरक थे, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम, यहाँ से खाना कैसे जाता है और कहाँ कैसे निकल जाता है। तो इन्होंने एक और वो लिखा है, चरक संहिता। चरक संहिता इन्होंने लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है। और जो सुश्रुत है, इन्होंने सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है। तो चरक ने चरक संहिता लिखी है, उसमें पूरे बॉडी के जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में समझाया है चरक ने। ये देखिए चरक की फ़ोटो। और जो सुश्रुत है, उन्होंने
समझाया कि बहुत सारी सर्जरी हैं, उन्हें कैसे किया जाए। तो ये सुश्रुत एक तरह से सर्जन थे, एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट सर्जन थे। तो आपका हो गया सुश्रुत चरक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तानसेन। तानसेन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तानसेन की फ़ोटो, म्यान तानसेन। तो तानसेन क्या थे? अकबर की नवरत्नास में से एक थे। अब नवरत्नास क्या होता है? 9 जेम्स। अभी ये पढ़िए, अकबर इज़ द फेमस मुगल एम्परर एंड हैड अ 9 ग्रेट पीपल इन द कोर्ट, दे वर कॉल्ड नवरत्नास। तो नवरत्नास कौन होते हैं? अकबर जहाँ पे बैठता था वहाँ पे 9 लोग बैठते हैं ना, बहुत सारी सीट्स रखी होती हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो ये क्या होते हैं? नवरत्नास होते हैं। उसकी जब ये डिस्कशन होता है उसके लिए बैठते हैं। जैसे कि वो बीरबल, देखिए वो भी नवरत्नास में से एक था। तो ये क्या है? सब नवरत्नास हैं और म्यान तानसेन उनमें से ही एक था। तो अब पढ़ते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन इज़ अ वन ऑफ देम। ही वॉज द ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर of that time. He composed many ragas which were to be sung at different time of the day. Among them Tansen sang रागा दीपक एंड राग मल्हार। तो आप देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानने की बात है। तो ये क्या होता है? जिसकी आप देखिए वो तानसेन राग गाता था। राग म्यूजिशियन में होते हैं। तो जब वो रागा गाता था तो बहुत सारे रागास थे उसके, लेकिन उनमें से जो मेन रागास थे उसके वो थे राग दीपक एंड राग मल्हार। तो राग दीपक में क्या होता था? जब वो ऐसा माना जाता है कि जब वो राग दीपक गाता था तो जो कोर्ट में जो दिए होते थे अपने आप ही जल जाते थे। ऐसा माना जाता है। कोई एकदम मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब एकदम फुली कंफर्म नहीं है कि सच है बात है कि नहीं है। कुछ स्टोरी बोलते हैं सच है कि नहीं है। और राग मल्हार में क्या होता था? जब वो राग मल्हार गाता था तो अपने आप ही रेनिंग शुरू हो जाती थी। क्या होती थी? अपने आप ही रेनिंग शुरू हो जाती थी। तो ये है आपके तानसेन के बारे में। और अब पढ़ते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब रविंद्रनाथ टैगोर, तो देखिए अभी कैप्स लॉक इस ऑन आ रहा है, मैंने कहा एरर है तो ये हट नहीं रहा है। तो ठीक है, अब चलें आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट, म्यूजिशियन एंड सिंगर। टैगोर टू लाइक्ड पोइट्री एंड म्यूज़िक। तो सबसे पहले देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक और बात, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है हमारा, जन गण मन। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हमने पढ़ा दिया। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? वो एक पोइट थे, उन्हें पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद थी, और म्यूजिशियन थे और सिंगर थे। वो म्यूज़िक लिखते भी थे और उन्हें गाते भी थे, और पोइट्री भी करते थे, पोइट्री भी लिखते थे, पोइट भी थे। तो when he just 15 years he surprised everyone by writing his first poem। यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट गलत हो गया है, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ, रुकिए। हाँ चलिए अब ठीक है। तो मैं कहाँ बता, राइटिंग हिज फर्स्ट पोएम भनपुल, ही गॉट अ नोबल प्राइज इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। तो देखिए इसमें क्या है, जब वो 15 ईयर्स ओल्ड के थे तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? फर्स्ट उनकी पोएम थी भनपुल, उन्होंने लिखी थी भनपुल। तो उन्होंने सबको शॉक्ड कर दिया था। उन्होंने 15 ईयर्स की उम्र में पोएम लिख ली थी, बड़ी सी पोएम थी बहुत, पढ़िएगा आप भी। और फिर उन्हें क्या मिला था? नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में। 1913 में क्या मिला था उन्हें? नोबल प्राइज़ मिला था फॉर हिज बुक गीतांजलि।
किस लिए मिला था? अपनी बुक गीतांजलि के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज़। तो ये था आपका पूरा चैप्टर द ग्रेट इंडियंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो अभी पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू।